समूह की सभी दीदियों को नमस्ते। समूह समृद्धि श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली एफएलसीआरपी दीदी के बारे में। एफएलसीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फिनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसे हिंदी में कहते हैं वित्तीय साक्षरता आंतरिक सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति। आगे हम दीदी बात करेंगे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। एनआरएलएम का मुख्य लक्ष्य निरक्षर अर्धसाक्षर महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूह बनाना। अधिकतर या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं अपने स्वयं के धन के वित्तीय प्रबंधन या बैंकों से उपलब्ध वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से अवगत नहीं होती हैं। इस महत्वपूर्ण समझ की कमी के कारण एसएचजी के सदस्यों को निम्न समस्याएं देखनी पड़ती हैं, जैसे अपने स्वयं के धन का अकुशल प्रबंधन जिसके कारण अर्जित ब्याज में हानि, बैंकों से लिए गए ऋण का अकुशल प्रबंधन परिणाम स्वरूप ब्याज की हानि, धन की अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता, महंगे ऋण उत्पादों का चयन, खातों का एनपीए होना, बैंकिंग आवश्यकताओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के बारे में जानकारी का अभाव, अपने अधिकारों विशेष रूप से बीमा उत्पादों के बारे में जानकारी का अभाव, वित्तीय हस्तांतरण सुविधाओं के बारे में जानकारी का अभाव जिसके कारण धन का महंगा असुरक्षित और अविश्वसनीय संचरण होता है, निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी का अभाव होना जिसके कारण आय में हानि होती है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना के लिए विभिन्न ऋण उत्पादों के बारे में जानकारी का अभाव होना, वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन के बारे में अन्य सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस के बारे में जानकारी का अभाव होना, बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं जैसे बीमा, पेंशन, सभावधि, आवर्ती जमा, हस्तांतरण आदि को बढ़ाने के लिए बैंकिंग के डिजिटल चैनल जैसे बीसी सखी, अन्य बीसी, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा विकसित नए वित्तीय सेवाओं के बारे में आवश्यकता अनुसार निरंतर जानकारी प्रदान करना। हाँ दीदी, आगे हम बात करेंगे एफएलसीआरपी की तैनाती का आधार। एफएलसीआरपी का चयन सभी जिलों के सभी ब्लॉकों में किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक को 4 क्लस्टर में बांटकर न्यूनतम 8 से 10 का चयन किया जाएगा, अर्थात एक ब्लॉक पे 8 से 10 एफएलसीआरपी दीदी का चयन किया जाएगा। सक्षम गाइडलाइन के आधार पर एफएलसीआरपी की संख्या प्रति ब्लॉक 8 से 10 रखी जाएगी। आगे हम बात करेंगे एफएलसीआरपी के चयन हेतु पात्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दीदी। एफएलसीआरपी के चयन प्रक्रिया हेतु पात्रता मापदंड निम्नानुसार हैं। एफएलसीआरपी का कार्य करने हेतु आवेदिका को समूह का सदस्य होना चाहिए अनिवार्य रूप से। चयन हेतु आवेदिका द्वारा समूह की न्यूनतम 12 बैठकों में उपस्थित दर्ज होना चाहिए। वह समूह जिन्हें आरएफ की राशि प्राप्त हो चुकी है उन समूह के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदिका को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। 21 से 45 वर्ष की समूह सदस्य एफएलसीआरपी कार्य हेतु आवेदन कर सकती है। आवेदिका को समूह का ए ग्रेड होना चाहिए। पूर्व में कार्य कर रहे कम्युनिटी ट्रेनर्स, कैडर, समूह पदाधिकारियों को एफएलसीआरपी के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। एफएलसीआरपी का कार्य 1 माह में मात्र 9 दिवस प्रशिक्षण देना होगा। साथ ही सप्ताह में 1 दिन एफएलसीआरपी को सक्षम सेंटर पर बैठना होगा। सक्षम सेंटर के माध्यम से एफएलसीआरपी सदस्यों को बैंक में आने वाली समस्याओं को हल करने का कार्य करेगी, जैसे खाता, बीमा के लिए फॉर्म भरना, लोन के लिए दस्तावेज तैयार करवाना आदि। प्रशिक्षण से पूर्व एफएलसीआरपी को संबंधित समूहों का बेसलाइन सर्वे भी करना होगा। अतः 1 माह में एफएलसीआरपी 15 से 20 दिन कार्य करेगी। आवेदिका को क्लस्टर ब्लॉक में कहीं भी काम दिया जा सकता है, अतः वही सदस्यों को प्राथमिकता दी जाए जो गांव से बाहर जाना चाहते हैं। आवेदिका को वित्तीय साक्षरता पर 10 से 15 दिनों का प्रशिक्षण के लिए तैयार होना होगा। 10 आवेदिका के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। अब बात करेंगे हम चयनित एफएलसीआरपी को बिना किसी भेदभाव के समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
FLCRP चयन हेतु नमूना आवेदन पत्र आगे हम जरूर संलग्न करेंगे। FLCRP की चयन की प्रक्रिया की यदि हम बात करें, FLCRP का चयन क्लस्टर के स्त्री संघ सेलफ द्वारा किया जाएगा। जहां सकुशल संकुल स्त्री संघ सेलफ का गठन नहीं किया गया है, वहां हर क्लस्टर से एक ग्राम संगठन को चयनित कर FLCRP को चयनित करने एवं तैनात हेतु निर्देशित किया जाएगा। BMM और DMM द्वारा क्लस्टर स्त्री संघ सेलफ नोडल ग्राम संगठन को FLCRP के पात्रता मापदंड और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा। संकुल स्त्री संघ ग्राम संगठन मिशन स्टाफ BRP DRP समूह सखी समूह की बैठक में ग्राम संगठन की बैठक में FLCRP हेतु सूचना प्रदान करेंगे। सदस्यों को FLCRP के रूप में कार्य करने हेतु ग्राम संगठन स्तर पर आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। संकुल स्त्री संघ द्वारा FLCRP चयन की प्रक्रिया कैसे की जाती है उस पर अब हम बात करेंगे। इच्छुक उम्मीदवार अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्राम संगठन स्तर पर फॉर्म जमा करेंगे। संबंधित ग्राम संगठनों द्वारा उम्मीदवारों आवेदकों की सूची स्क्रीनिंग के लिए संबंधित संकुल स्त्री संघ को अग्रेसित की जाएगी। संकुल स्त्री संघ द्वारा आवेदन की स्क्रीनिंग पात्रता मानदंड के अनुसार संक्षिप्त सूची तैयार की जाएगी। संक्षिप्त सूची तैयार करने के उपरांत संकुल स्त्री संघ विकासखंड स्तर पर एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगी एवं साथ साथ साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर संकुल स्त्री संघ FLCRP का चयन करेगी, जिसका अंकन ग्राम संगठन संकुल स्त्री संघ के कार्यवाही पुस्तिका में आवश्यक रूप से दर्ज किया जाएगा। FLCRP के चयन के पश्चात उसे वित्तीय साक्षरता पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे नोडल ग्राम संगठन द्वारा FLCRP के चयन की प्रक्रिया। इससे पहले मैंने बात की थी संकुल स्त्री संघ द्वारा FLCRP के चयन की प्रक्रिया। अब ग्राम संगठन जहां पर सेलफ नहीं है कैसे होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्राम संगठन स्तर पर फॉर्म जमा करेंगे। ग्राम संगठन स्तर पर प्राप्त आवेदकों को ग्राम संगठन द्वारा नोडल ग्राम संगठन में जमा किया जाएगा। नोडल ग्राम संगठन पर गठित FI कमेटी सभी आवेदकों की जांच करेंगे और योग्यता मानदंडों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे। संक्षिप्त सूची तैयार करने के उपरांत नोडल ग्राम संगठन ग्राम स्तर पर एक लिखित परीक्षा आयोजित करेंगे एवं साथ साथ साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नोडल ग्राम संगठन FLCRP का चयन करेंगी, जिसका अंकन ग्राम संगठन के कार्यवाही पुस्तिका में आवश्यक रूप से दर्ज किया जाएगा। FLCRP के चयन के पश्चात उसे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। CLF नोडल VO द्वारा अंतिम स्क्रीनिंग चयन के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची जिले के कार्य DMM BMM को अग्रेसित की जाएगी। चयनित FLCRP का RCT द्वारा प्रशिक्षण करवाना DMM BMM की जिम्मेदारी रहेगी। हाँ दीदी, आगे हम बात करेंगे FLCRP का आरंभिक प्रशिक्षण, जो उसका प्रशिक्षण होगा किस तरह से होगा। स्क्रीनिंग चयन के बाद DMM द्वारा FLCRP को उनके द्वारा की जाने वाली कार्यों में जिम्मेदारी के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित संबंधित FLCRP का आवासीय प्रशिक्षण 6 से 7 दिन का संबंधित जिला वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करेंगे RCT केंद्रों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का मॉड्यूल। आगे प्रशिक्षण सामग्री उपकरण FLCRP द्वारा प्रदान की जाएगी। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को प्रशिक्षण 1 महीने पहले आयोजित करने के संबंध में जिला द्वारा सूचित किया जाएगा। FLCRP टूल किट में होने वाला वे RCT केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही FLCRP के प्रशिक्षण में होने वाला वे UPSRLM अपने कैपेसिटी बिल्डिंग मद से वहन करेंगे। संबंधित RCT केंद्र UPSRLM जिले राज्य कार्यालय से इस वे के भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दीदी FLCRP के कार्य एवं दायित्व। हाँ, जिस दीदी का चयन किया जाएगा FLCRP के पद पर उसके कार्य और दायित्व क्या होंगे, वह कैसे काम करेगी। UPSRLM द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सामुदायिक आधारित संगठनों CBOs के वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मॉड्यूल एवं अनुसूची के अनुरूप 3 सत्रों में SHG सदस्यों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करेगी FLCRP द्वारा हर प्रशिक्षण सत्र के 1 दिन पहले आवंटित स्वयं सहायता समूह का बेसलाइन
सर्वे करना अनिवार्य होगा। यह सर्वे सक्षम ऐप में दर्ज किया जाना होगा। सर्वे के पश्चात ही FLCRP समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण दे सकती है। अर्थात दीदी कहने का मतलब है FLCRP जो सीख करके आएगी, सबसे पहले वो आप अपने ग्राम पंचायतों में सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद वह सभी दीदियों को प्रशिक्षित करेगी। आगे हम बात करेंगे, यह 3 प्रशिक्षण सत्र होंगे जो FLCRP प्रशिक्षण करेगी, वह 3 होंगे। सत्र 1 में FLCRP आवंटित गांव में जाएगी और एक दिन में 3 से 4 SHG के सदस्यों को वित्तीय योजना और विभिन्न बैंकिंग चैनलों पर प्रशिक्षित करेगी। हर प्रशिक्षण की अवधि 3 से 4 घंटे की होगी। एक बार में FLCRP अधिकतम 30 से 35 सदस्यों को ही प्रशिक्षण दे सकती है। यह सत्र 3 दिन का होगा, जिसमें हर दिन FLCRP द्वारा 3 से 4 SHG के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अर्थात FLCRP द्वारा अधिकतम 3 बैच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब इसका जो अगला सत्र होगा, सत्र 2 में 7 से 15 दिनों के बाद FLCRP को उन्हीं गांव में जाना चाहिए जहां सत्र का एक प्रशिक्षण दिया गया है। इस सत्र में FLCRP द्वारा बचत और क्रेडिट सुविधाओं पर समूह सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब फिर हम बात करेंगे जो तीसरा सत्र होगा जो समूह के बीच में करेगी। तीसरे सत्र में 7 से 15 दिनों के बाद FLCRP को उसी गांव में जाना चाहिए जहां पर सत्र 2 का प्रशिक्षण दिया गया है। इस सत्र में FLCRP द्वारा बीमा और पेंशन सुविधाओं पर समूह सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक प्रशिक्षण सत्र 3 से 4 घंटे का होगा। एक दिन में FLCRP द्वारा एक सत्र का ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे, इस प्रकार वह एक माह में अधिकतम 3 प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से अधिकतम 3 बैचों का प्रशिक्षण कर सकती है। अर्थात एक माह में अधिकतम 9 दिन ही प्रशिक्षण दे सकती है। 2 प्रशिक्षण सत्रों के मध्य कम से कम 7 दिन का अंतराल होना आवश्यक है। आगे हम बात करेंगे, एक प्रशिक्षण सत्र के साप्ताहिक एक प्रशिक्षण सत्र के समाप्ति से कम 7 दिन के पश्चात ही दूसरा प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ किया जा सकता है। इस अंतराल की अवधि का सदुपयोग करके उसके द्वारा बेसलाइन सर्वे हेतु किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के 2 दिवस के दौरान उस प्रशिक्षण सत्र की पृथक फोटोग्राफ, GPS मैपिंग इत्यादि सक्षम ऐप पर FLCRP द्वारा दर्ज किया जाना आवश्यक है। FLCRP स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण सत्र के दौरान बैंक सखी, BC सखी के माध्यम से समूह के सदस्यों का PMJDY, PMSBY, PMJJBY, APY, नई पेंशन, स्वावलंबन योजना, आधार सीडिंग प्रक्रिया आदि के साथ व्यक्तिगत बचत खाता खोलने की सुविधा भी प्रदान करेगी। मिशन कर्मचारी BMM ग्राम स्तरीय वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण शुरू होने से 1 सप्ताह पहले बचत खाता का आवेदन फॉर्म PMSBY, PMJJBY के आवेदन फॉर्म संबंधित FLCRP को प्रदान करेंगे। FLCRP बैंक सखी, BC सखी के सहयोग से उक्त दस्तावेज भर के सदस्यों का नामांकन उक्त योजनाओं में सुनिश्चित करेगी। सभी प्रशिक्षण सत्रों की समाप्ति से पूर्व सभी SHG सदस्य जिनका बैंकों में व्यक्तिगत बचत खाता नहीं है, उन्हें तैयार होना चाहिए। संबंधित बैंक शाखा में खाता खोलने के दस्तावेज जमा करने चाहिए। सभी सदस्य जो अभी भी PMSBY, PMJJBY योजना के तहत कवर नहीं होंगे, उन्हें कवर किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण भाग और प्रलेखन भाग को FLCRP और मिशन कर्मचारियों के सहयोग से बैंक सखी, BC सखियों द्वारा कवर किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे, SHG सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रदान किए गए नमूने प्रशिक्षण मॉड्यूल, ये भी सब दिया जाएगा। समूह की सभी दीदियां ध्यान दें, समूह संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर जाएं, सभी वीडियो को क्रमशः देखें, नोट्स बना लें, चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं अवश्य वीडियो बना दूंगा। इंग्लिश में एक कहावत है, नॉलेज इज पावर। ज्ञान वह शक्ति है जो आपको जोखिम से बचा सकती है। मेरा अंतिम लक्ष्य समूह की सभी दीदियों को जोखिम से बचाना है। आप सभी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। हाँ, अब हम पुनः चर्चा पर आते हैं। FLCRP का दायित्व समूह सदस्यों के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना होगा, जैसे बचत चालू खाता खुलवाना, बीमा व पेंशन करवाना, लोन हेतु दस्तावेज तैयार कराना, NPA रिकवरी आदि कराना। आगे हम बात करेंगे FLCRP जो काम करेगी उसको क्या मानदेय मिलेगा,
किस प्रकार मिलेगा, उस प्रक्रिया पर अब विस्तृत चर्चा करेंगे। एफएलसीआरपी का मानदेय एवं भत्ते। एफएलसीआरपी क्लस्टर स्त्री संघ के अंतर्गत कार्य करेगी। नोट करने वाली बात, एफएलसीआरपी का मानदेय सेल्फ नोडल वीओ के माध्यम से दिया जाएगा। एफएलसीआरपी को भुगतान माह में दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी सक्षम ऐप पर दर्ज करने के पश्चात ही दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे एफएलसीआरपी के मानदेय का जो विवरण है इस तरह से, जैसे एफएलसीआरपी मानदेय प्रतिदिन प्रति एफएलसीआरपी जब हम बात करेंगे प्रतिदिन 435 रुपये दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दिनों की संख्या यदि 9 होगी तो 3,915 रुपये उसकी हो जाएगी एक महीने की। मोबाइल भत्ता प्रति माह जो एफएलसीआरपी को दिया जाएगा वो 500 रुपये दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु यात्रा भत्ता प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, तो 9 दिन वह काम करेगी तो उसका 900 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से हम यदि जोड़ दें एफएलसीआरपी का मानदेय 3,915, 500 रुपये तथा 900 रुपये। अब यदि हम बात करेंगे एफएलसीआरपी यदि कहीं बाहर काम करने जाती है तो वहां पर बाहरी यात्रा भत्ता, बस का किराया, ट्रेन किराया, द्वितीय श्रेणी स्लीपर या थर्ड का किराया दिया जाएगा, ऑटो रिक्शा का दिया जाएगा। वास्तविक खर्च 1,000 रुपये प्रति माह की अधिकतम सीमा के साथ एफएलसीआरपी को दिया जाएगा। अब हम दीदी बात करेंगे उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के द्वारा एफएलसीआरपी को मानदेय सभी प्रशिक्षणों के फोटोग्राफ और जीपीएस मैपिंग सक्षम ऐप पर दर्ज करने के पश्चात ही दिया जाएगा। एफएलसीआरपी के द्वारा किए गए कार्यों के सत्यापन सेल्फ नोडल ग्राम संगठन के माध्यम से बीएमएम डीएमएम द्वारा किया जाएगा। एफएलसीआरपी का मानदेय समूहों का बेसलाइन सर्वे, प्रशिक्षण की जानकारी सक्षम ऐप पर दर्ज करने और सप्ताह में एक दिन सक्षम सेंटर पर बैठने के पश्चात ही दिया जाएगा। एक प्रशिक्षण सत्र में बेसलाइन सर्वे, प्रशिक्षण, सप्ताह में एक दिन सेंटर पर बैठना और समूह सदस्यों का वित्तीय योजनाओं में समावेशन करवाने पर ही पूरा माना जाएगा। इस प्रकार एफएलसीआरपी कुल 15 से 20 दिन कार्य करेगी, जिसमें 9 दिन का प्रशिक्षण देगी। हाँ दीदी, आगे हम बात करेंगे एफएलसीआरपी को मानदेय प्रदान करने की जो प्रक्रिया होगी। अभी तो मैं बात कर रहा था कि उसको मानदेय किस किस मद में किस किस कार्य के लिए कितना दिया जाएगा। अब होगा मानदेय प्राप्त करने की प्रक्रिया। एफएलसीआरपी का मानदेय संकुल स्त्री संघ नोडल ग्राम संगठन द्वारा दिया जाएगा। एफएलसीआरपी प्रत्येक माह में किए गए कार्यों का प्रतिवेदन संकुल स्त्री संघ नोडल ग्राम संगठन में प्रस्तुत करेगी। एफएलसीआरपी की प्रति माह किए गए कार्यों के प्रतिवेदन को संबंधित सेल्फ वीओ द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस अनुमोदन के आधार पर एफएलसीआरपी को मानदेय, यात्रा भत्ता आदि का भुगतान सेल्फ वीओ द्वारा किया जाएगा। मानदेय प्राप्त करने हेतु एफएलसीआरपी का सक्षम ऐप पर रजिस्टर होना अनिवार्य है। एफएलसीआरपी द्वारा किए गए कार्य का सेल्फ नोडल वीओ जो होगा अवलोकन सर्वे करेगा। प्रशिक्षण करने के पश्चात मांग पत्र डीएमएमयू को अग्रेसित किया जाएगा। एफएलसीआरपी के सक्षम ऐप में सभी जानकारी, सर्वे, प्रशिक्षण की फोटो, जीपीएस ट्रैकिंग और इत्यादि दर्ज होने के बाद ही मानदेय निर्धारित किया जाएगा। एफएलसीआरपी द्वारा किए गए कार्य की पुष्टि सक्षम ऐप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। बीएमएम सेल्फ नोडल ग्राम संगठन से प्राप्त मांग पत्र एफएलसीआरपी के कार्यों का अवलोकन करने के पश्चात संबंधित सेल्फ नोडल ग्राम संगठन को एफएलसीआरपी मानदेय की राशि हस्तांतरण की जाएगी। आगे हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा एफएलसीआरपी को क्या सहयोग प्रदान किया जाएगा, क्योंकि जो एफएलसीआरपी कैडर होगा वो समूह के सदस्यों के साथ काम करेगा। समूह के सदस्य जो होते हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल स्त्री संघ ग्राम संगठन वीवो को अधिकतम 2 वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की समाप्ति होने तक वित्तीय साक्षरता प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। अवधि बढ़ाने हेतु एसएमएमयू द्वारा पत्र निर्देशित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला मिशन प्रबंधन इकाई को निम्नवत प्रक्रिया अनुसार संकुल स्त्री संघ ग्राम संगठन को एफएलसीआरपी के मानदेय, यात्रा भत्ता एवं मोबाइल भत्ता के भुगतान हेतु सिंगल नोडल
अकाउंटेंट या SNA से क्रेडिट लिमिट निर्धारित करेगा। संकुल स्त्री संघ सेल्फ ग्राम संगठन या फिर CRP के चयन के बारे में जिला मिशन प्रबंधन इकाई को सूचित करेगा एवं मानदेय, यात्रा भत्ता एवं मोबाइल भत्ता के भुगतान हेतु धनराशि की मांग संबंधित जिला मिशन प्रबंधन इकाई से करेगा। जिला मिशन प्रबंधन इकाई अपने स्तर से समस्त दस्तावेजों के आधार पर संकुल स्त्री संघ सेल्फ ग्राम संगठन द्वारा मांगी धनराशि के औचित्य एवं वास्तविक रूप से कार्य के लिए किए जाने से संबंध में तथ्यात्मक आधार पर संतुष्टि के उपरांत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से क्रेडिट लिमिट निर्धारित कराने की मांग करेंगे। यह मांग जिला मिशन प्रबंधन इकाई के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। उक्त प्रक्रिया द्वारा निर्धारित क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष संबंधित संकुल स्त्री संघ सेल्फ ग्राम संगठन VO के बैंक के खाते में धनराशि का हस्तांतरण अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। उक्त धनराशि के या फिर CRP को ससमय भुगतान हेतु अध्यक्ष एवं जिला मिशन प्रबंधन इकाई सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। या फिर CRP को समय समय पर प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि हेतु जिला स्तर पर बुलाया जाएगा। ऐसी कार्यशाला पर आने वाले नियमानुसार व्यय के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि के सापेक्ष क्रेडिट लिमिट की मांग अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से की जाएगी। ऐसी कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु निर्धारित व्यय के मानकों के अनुरूप वित्तीय नियमों का पालन करने हेतु किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अध्यक्ष की होगी। आगे हम बात करेंगे दीदी फिर CRP की समीक्षा और उसका जो मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि इस पर जानकारी होना सभी को बहुत जरूरी है। संकुल स्त्री संघ सेल्फ ग्राम संगठन प्रत्येक या फिर CRP को उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी गांव का आवंटन करेंगे। संकुल स्त्री संघ ग्राम संगठन पर प्रत्येक माह समीक्षा बैठक की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में BMM BRP को भी निमंत्रित किया जाएगा। समीक्षा बैठक में संकुल स्त्री संघ सेल्फ ग्राम संगठन द्वारा पूरे माह में फिर CRP द्वारा किए गए बेसलाइन सर्वे और सदस्यों के प्रशिक्षण का ब्यौरा लिया जाएगा। ब्लॉक जिला स्तर पर कार्य मूल्यांकन एवं कार्य की गुणवत्ता के संबंध में हर 3 माह में अध्यक्ष जिला प्रबंधक सूक्ष्म वित्तीय समावेशन द्वारा 1 दिवसीय बैठक किया जाएगा। जिला ब्लॉक स्तर की समीक्षा बैठक में FLCRP द्वारा दी गए प्रशिक्षण के उपरांत समूह सदस्यों के वित्तीय व्यवहार में आने वाले बदलाव का अवलोकन किया जाएगा। जिला ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक के वित्तीय साक्षरता केंद्र FLCC, हाँ दीदी, जो ये आपका FLCRP जहाँ पर बैठेगी उसको क्या कहते हैं, FLCC कोऑर्डिनेटर को भी आमंत्रित किया जाएगा। संकुल स्त्री संघ सेल्फ ग्राम संगठन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कार्य का मूल्यांकन के बाद FLCRP को मानदेय निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु संबंधित मिशन स्टाफ संकुल स्त्री संघ सेल्फ ग्राम संगठन को सहयोग करेंगे। FLCRP के मानदेय निर्धारित करने से पूर्व संकुल स्त्री संघ ग्राम संगठन FLCRP द्वारा किए गए कार्य का विवरण सक्षम ऐप पर दर्ज करेंगे। हाँ दीदी, अब आगे हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि FLCRP जो समूह में काम करेगी, समूह के सदस्यों के साथ काम करेगी और यदि उसका काम संतोषजनक नहीं हुआ तो उसके कार्य की सेवा की समाप्ति कैसे होगी, उस पर भी मैं आप लोगों को बता दूं। FLCRP के समीक्षा के दौरान अगर किसी FLCRP का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया जाता है तो संकुल स्त्री संघ सेल्फ ग्राम संगठन VO संबंधित FLCRP को उसके कार्य को सुधारने हेतु 1 माह की लिखित नोटिस देंगे। इस नोटिस की एक प्रति संबंधित ब्लॉक जिला प्रबंधन इकाई को प्रेषित की जाएगी। यदि 1 माह बाद भी FLCRP के कार्य में सुधार नहीं होता है तो संकुल स्त्री संघ सेल्फ ग्राम संगठन इस प्रक्रिया को अपनाते हुए FLCRP की सेवा समाप्ति कर सकते हैं। FLCRP की सेवा समाप्ति पर FLCRP को वित्तीय साक्षरता टूल किट संकुल स्त्री संघ में तथा ग्राम संगठन के पास जमा करना होगा। दीदी, जो उसको टूल मिले होंगे उसको वो ग्राम संगठन या सेल्फ में जमा कर देगी। अगर कोई FLCRP लगातार 3 महीने में एक भी प्रशिक्षण सत्र मानकों के अनुरूप नहीं काम करेगी तो उसकी सेवा समाप्ति की जाएगी। आपातकाल या प्रासंगिक परिस्थितियों में यह नियम उपेक्षा की जा सकती है। आगे हम बात करेंगे FLCRP हेतु सामान्य सिद्धांत कौन से हैं। दीदी, एक चीज ध्यान दीजिए, समूह में जितना भी कैडर, जितने भी लोग काम करते हैं, सबके लिए एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत का पालन करते हुए ही सभी लोग काम करते हैं, तभी हम
जोखिमों से बच सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे एफएलसीआरपी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का नकद में लेन देन नहीं करेगी। समूह सदस्य बैंक के वित्तीय उत्पादों को अपनी मर्जी से लेंगे। एफएलसीआरपी का कार्य बस बैंक के उत्पादों की जानकारी प्रदान करना होगा। एफएलसीआरपी समूह के सदस्यों को बैंकिंग सेवाओं के संबंध में मार्गदर्शन करने का कार्य करेगी। हाँ दीदी, अब आगे हम बात करेंगे वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन हेतु प्रत्येक सेलअप पर एक सक्षम सेंटर चलाया जाएगा। सक्षम सेंटर सभी वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए ग्रामीण समाज के लिए एक सहायता केंद्र होगा। यह केंद्र एफएलसीआरपी द्वारा संचालित किया जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग सेलअप की कार्यकारिणी समिति वित्तीय समावेशन उप समिति द्वारा की जाएगी। प्रस्तावित केंद्र लगभग 3000 एसएचजी सदस्यों ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेंगे। वो कौन कौन सी सेवाएं होंगी? ग्राम स्त्री वित्तीय समावेशन योजना, विभिन्न वित्तीय सेवाओं अर्थात बचत, ऋण, बीमा, पेंशन, डिजिटल वित्तीय आदि के में प्रवेश के संदर्भ में प्रमुख समस्याओं की पहचान कराएगा। पहचान की गई कमियों के आधार पर आवश्यक विषय पर एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ग्राम में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण सूचनाओं का पालन करेगी। एसएचजी और ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं के वास्तविक वितरण की सुविधा प्रदान करना। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत बैंक खाते के माध्यम से बचत लेन देन को बढ़ावा देना, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण की सुविधा, निष्क्रिय निधि, अप्रयुक्त बैंक ऋण और एनपीए प्रबंधन के मुद्दे का समाधान, जीवन दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा के तहत नामांकन और दावा प्रबंधन, वृद्धावस्था के लिए योजना, अंशदायी पेंशन योजना के तहत नामांकन, एटीएम कार्ड, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से ई लेन देन को बढ़ाकर कम नकदी उपस्थिति की तंत्र को बढ़ावा देना। एसएचजी सदस्यों को वित्तीय परामर्श और शिकायत निवारण हेतु सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश के समस्त राज्यों के आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता समूह संबंधित स्पष्ट लेटेस्ट समीक्षात्मक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक करें।